हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं सब आप लोग। मैं भूपेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी जो एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड हुआ था 2023 में, उसके सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से संबंधित है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा आज टुडे। और इसमें आप लोग लगभग लगभग 2023 में या आमतौर पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये आपके लिए, आपको पता होगा कि आधा नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करीब करीब 18 नंबर आपको मिल सकते हैं इस सेगमेंट को अच्छे से पढ़ने से। बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। और मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा कि उसके संबंधित जो है और क्या क्या जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनडीए 1 में आया था बच्चों, जो ज्योग्राफी से संबंधित था, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा आग्नेय शैल, या इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ये इग्नियस रॉक जो है, ये जो इग्नियस रॉक है, इनमें से कौन सा है ये पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ग्रेनाइट है, एक स्लेट है, एक बेसाल्ट है, एक गैब्रो है। तो इसका सीधा सीधा एक आंसर ये होता है बच्चों, आपको पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन सा। देखो, चट्टान तीन टाइप के होते हैं। तो इसमें तो सबसे पहला जो होता है ये इग्नियस रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं। उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो जिसमें जो है आग्नेय अवसादी और जिसको कायांतरी चट्टान बोलते हैं। तो आप किन्हीं भी दो चट्टानों को आप याद कर लेंगे तो ये प्रश्न आपसे इजी बन जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में ये देख के जाना पड़ेगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, कि यहाँ पर मैंने दो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेय और अवसादी को बताने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है, इसमें जो ऑप्शन में जो है आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, इसको याद कर लेंगे तो जो बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो रॉक्स हैं जिसको हम लोग बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट आपके इग्नियस रॉक में आता है। डोराइट जो होता है, उसके बाद गैब्रो होता है, और ये ग्रेनाइट, ये चार ही जो है जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मैंने सब नाम दे दिया है, इतना नाम याद रखेंगे तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना पाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स को आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है इसके बारे में। तो ये चाक को याद रखिएगा, कौन कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाक याद रखिएगा। कोल भी, कोयला आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक या अ, अवसादी चट्टानों में आते हैं। उसके बाद जो है कॉन्ग्लोमेरेट को आप याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, सैंड स्टोन जो या बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं हम लोग, सैल, और डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और सिल्ट स्टोन को भी आप याद रखिए। तो इतने जो पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे तो आपको जो है एग्जाम में इसकी बेनिफिट आपको दिखाई देगी। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो, ये सिर्फ एनडीए और सीडीएस में ही काम नहीं आएगा, आपके जो है स्टेट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी की कोई दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में आपको काम आएगा। तो यदि आप सीडीएस के क्वेश्चन और एनडीए क्वेश्चन लगभग लगभग सेम देखे गए हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, सेकंड, यहाँ पर भूकंप के बारे में पूछा है। यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट बोलता है कि हाइपोसेंटर जो होता है इज द पॉइंट ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। फोकस, यहाँ तो आपको, आप लोग इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भूकंप आता है बच्चों, तो यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमारी जो धरती होती है, यहाँ जहाँ लैंड होता है, जहाँ पे सरफेस में जहाँ इंसान खड़े होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, भूकंप का जो है उद्गम उसके कहीं अंदर में किसी पॉइंट पर होता है। इसको जो जो पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, इसको फोकस। और इसी को, इस फोकस को जो ही हाइपोसेंटर भी कहा गया है। तो हाइपोसेंटर इस फोकस के को ही कहा जाता है, इसको फोकस के आसपास के क्षेत्रों को ही कहा जाता है। लेकिन जब यदि प्रश्न को आप देखें तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस, लिखा हुआ है सरफेस जो सतह में होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऐसा नहीं है, इसका तो याद रखिएगा इसका आंसर ऐसा नहीं है। जो जो जहाँ पर फोकस पॉइंट होता है उसके नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग, जो जो सतह पर होता है उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हाइपोसेंटर बोलते हैं, तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। जहाँ पर भूकंप का जो है फोकस पॉइंट होता है, उसके नियरेस्ट जो सतह होती है उसके पास उस सतह को जो है हम लोग एपिसेंटर के नाम से जानते हैं, ना कि हाइपोसेंटर के नाम से। तो
तो क्वेश्चन के हिसाब से तो पहला पॉइंट जो होता है, इनमें से कौन सा सही है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होता है। द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन डेंसर मटेरियल डेफिनेटली। ये तो बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और लव या एल वेव्स कहते हैं। जो एल वेव्स होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये बहुत स्लोली चलता है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजर ये वाला जो वेव होता है, इसको हम लोग एल वेव्स बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स, इसको जो है हम लोग प्राइमरी वे वेव्स बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेब होने के कारण इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसमें डैमेजेस बहुत कम होते हैं, लेकिन स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, ऐसे पूरा झंझोर देता है पूरा बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग को जो है बहुत ज़्यादा खतरा एल वेब से देखा गया है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। पार्टिकल, माध्यम के कण, यदि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं यदि बहुत पास पास में होंगे, तो उसमें जो है स्पीड और बढ़ने की संभावना होती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो अर्थक्वेक होता है, वेव्स होते हैं, वो डेंसर मटेरियल में हायर होते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है आपका सही होता है। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट पॉइंट है जो है पी पी तरंगे जो है तीव्र गति से चलती हैं, भूतल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो डेफिनेटली जो बहुत फास्ट चलेगा वो सबसे पहले जो है पहुंचेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 और 3। ये बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द क्वार्टरनरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड को आपको समझना है। क्वार्टरनरी पीरियड को बोलते हैं हम लोग चतुर्थक काल। यहाँ पर चतुर्थक कल्प दिया गया है। ऑफ द टू इपॉक्स, इपॉक्स इपॉक्स ये सब चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा पृथ्वी के जो है जिस प्रकार से बनने की जो प्रक्रिया हुई है, जीव जंतु कैसे आए हमारे यहाँ, डायनासोर्स कैसे आए हैं और रेप्टाइल्स कैसे आए, ये सब चीज़ के बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग उसको इपॉक, काल वगैरह में बताया गया है। महाकल्प, युग, ऐसे सब में डिवाइडेड है। उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्वार्टरनरी पीरियड दिया गया है, मतलब आज का जो है वर्तमान काल में जब हम लोग रह रहे हैं इस धरती पर, उसके समय का ये सबसे जो न्यूएस्ट काल है, इसके बारे में जो है इसको हम लोग, इस एपॉक को हम लोग, या इसको क्वार्टरनरी पीरियड में जो है दो टाइप के जो है यहाँ पर जो है पॉक्स दिए गए हैं। ये जो है होलोसीन सीरीज और प्लिस्टोसीन। ये जो होलोसीन होता है बच्चों, ये सबसे हम लोग इसी इसी युग में जी रहे हैं, इस होलोसीन में, इस होलोसीन सीरीज। और ये प्लिस्टोसीन, इसके जस्ट पहले वाला जो है प्लिस्टोसीन, मतलब 2.5 लाख साल पहले जो है प्लिस्टोसीन शुरू हो गया था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, आज का जो मानव है हमको जो होलोसीन में दिखाई देता है। तो ये जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन, इसका जो है इसको क्वार्टरनरी पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बच्चों 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन एक और आया था। अब देखो मैं आपको जो यहाँ पर ला रहा हूँ सीधे सीधे स्क्रीनशॉट हैं आपके जो है क्वेश्चन पेपर में जैसे आए हुए हैं। हम, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, बस सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने यहाँ पर लाया हुआ है। इसमें देखिए कि इनमें से कौन सा ग्रहों का जो है घनत्व या डेंसिटी जो है अवरोही क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको बताना है कि सबसे ज़्यादा डेंस्ड कौन है और सबसे ज़्यादा जो है कम डेंस्ड कौन है। इस जो, अब देखो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, और उसमें जो है डेंसिटी वाइज जो है उनका सीक्वेंस पूछा गया है। चाहे वो डिक्रीजिंग में पूछ सकता है वो या इंक्रीजिंग में पूछ सकता है। तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे समझ लेना है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो हमारे, तो आपको अच्छे समझ लेना है बच्चों कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे अर्थ में मिलती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं, ये जो है हमारे बिल्डिंग में सबसे ऊंचा जो है बिल्डिंग जो है अर्थ का बना हुआ है, 3rd नंबर का जो ग्रह है हमारा। उसके बाद जो है 2nd नंबर में जो है मर्क्यूरी का जो है डेंसिटी, मतलब उसकी सतह काफ़ी ठोस है। और उसके बाद जो 3rd नंबर में आता है वीनस। तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसका डेंसिटी का जो है ग्राम पर क्यूबिक में यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 अर्थ का है। उसके बाद मर्क्यूरी का जो है 5.4, उसके बाद जो है 3rd नंबर में वीनस का नंबर आता है। उसके बाद 4th नंबर में उसको, ये आप सीक्वेंस को पूरा याद रखे रहेंगे बच्चों, तो कैसे भी क्वेश्चन आए डेंसिटी के संबंध में तो आप इजीली बना पाएंगे। अब बच्चों ओशियोनिक करंट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, 61st नंबर क्वेश्चन था सेट ए में। जो
ओशियोनिक करंट के बारे में बता रहा है। तो वेस्टर्न इसमें पूछा गया है कि कौन सी शीत धारा, या इसको कोल्ड करंट भी बोलते हैं, कोल्ड करंट। तो दो टाइप के करंट होते हैं बच्चों, एक होता है वार्म करंट और एक कोल्ड करंट। कोई भी एक करंट हमको याद हो गया है, चाहे वार्म हो चाहे कोल्ड हो, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरा निकाल सकते हैं। इसलिए आप जो आपको इजी पड़ता है आप उसको याद कर लीजिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है मैं आपको एक इमेज, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और 100% इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का इसमें कोल्ड करंट और हॉट करंट से नहीं पूछा जाएगा। ये सारे के सारे इसमें हैं। तो खाली मैं चलो कोल्ड करंट को याद करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कोल्ड करंट के बारे में इसको देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करंट और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट, ये दो अलग अलग करंट होते हैं। और यहाँ पर देखो बेंगुला और पेरू दिया हुआ है। तो बेंगुला और पेरू जो है, ये बेंगुला और पेरू जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेंगुला और पेरू देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा, देखो ये बेंगुला करंट दिया हुआ है, ठीक है। पेरू करंट को बच्चों ये हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो ये हम्बोल्ट करंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग पेरू करंट भी बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों करंट जो है वो कोल्ड करंट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट भी दिया हुआ है, यहाँ पर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया करंट, ये भी जो है कोल्ड करंट में आता है। तो बच गए एक ही ठो जो यहाँ पर दिया है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वार्म करंट में आता है। आप यदि मान लो आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, आप पूरा पूरा उसको याद कीजिए, ताकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम जब आप देने जाए तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पॉडजलाइजेशन के बारे में जो है पूछा गया है। पॉडजलाइजेशन क्या होता है? पॉडजलाइजेशन एक मिट्टी का टाइप है। वैसे 13 टाइप्स के अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं माउंटेनियस सॉइल में। तो ये पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पाए जाने वाला जो है, और बहुत ही जो ठंडे वाले क्षेत्रों में जो है पाए जाने वाला एक प्रकार का मिट्टी है। जो जो नॉर्मल सतह की जो मिट्टी से कुछ अंदर होते हैं, एक बिल्कुल पट्टीदार मिट्टियाँ होती हैं, पॉडजलाइजेशन। तो टाइगा फॉरेस्ट जो है इसका सही आंसर होगा। ये मानसून फॉरेस्ट जो है हमारे इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। विश्वती तो इक्वेटर ही है, और भूमध्य सागर में भी ये नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगा फॉरेस्ट। तो आप पॉडजलाइजेशन के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है करके, इसके बारे में कभी वीडियो बना दूंगा मैं। ये वाला जो प्रश्न जो है यहाँ पर जो आया हुआ है बच्चों, इसमें थोड़ा सोच समझ करके इसको डील करें, क्योंकि ये ज़्यादातर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि हम लोग सही लिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव चला जाता है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सबसे अ, उत्तरी भौगोलिक स्थान है, या फिर पूछा गया है कौन सा 92 जो क्वेश्चन है। और मतलब जो है आपको भारत के जो है सीक्वेंस के हिसाब से आपको पूछा गया है कि सबसे जो है नॉर्दर्न साइड में कौन आएगा। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो ये चारों जो है लगभग लगभग आप देखेंगे समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब एक ही बेल्ट में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। लैटिट्यूड के हिसाब से कहा जाए, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, वो लगभग लगभग 25.7 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है स्थित है। थिम्पू जो है 25.3 नॉर्थ लैटिट्यूड में, या फिर देख सकते हो कितना बारीक अंतर है इसमें। इतना बारीक अंतर आपको मेजरमेंट नहीं हो सकता, आप इसमें गलत तुक्का ही मारेंगे। ढाका जो है लगभग लगभग 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये सबसे नीचे जो है ढाका आएगा, और सबसे ऊपर में जो है दिल्ली आएगा बच्चों, क्योंकि दिल्ली जो है 28 डिग्री के आसपास जो है नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। तो दिल्ली इन तीनों के ऑप्शन में सबसे नॉर्थ साइड में है। तो इसका आंसर जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो है या नॉर्दर्न पॉइंट दिल्ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है एक 90 नंबर का क्वेश्चन आया था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है या कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं? भाई हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको सीधा सीधा आप इसको देख के समझ सकते हैं, आपको आंसर आपको पता भी होगा कि ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होते हैं जो पर्यावरण को गर्म कर देते हैं, एनवायरनमेंट को वार्म कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके सारे जो है मैंने बता दिया है ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो है मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि पेंट के डब्बों से या फिर कूलेंट से निकलता है, ये भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गाड़ियों के जो है पीछे अ, गाड़ी आपकी गाड़ियों से निकलने वाला जो है धुआं है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को पढ़े बिना आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बारे में एक क्वेश्चन है, इसको हम डील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो होता है, क्या होता है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यदि मान लो इसको देखेंगे कि जैसे हमारे पृथ्वी को कुछ इस तरह से हम लोग यदि बना ले, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल में जो है यहाँ पर ये 0 डिग्री जो है लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे खींची हुई जो है अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कल्स जो लाइन होते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ या ऐसा सोया हुआ। तो इसमें जो है 1 डिग्री ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, और ये जो है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो आगे जाके मैं तब बताऊंगा, क्वेश्चन में एक आएगा। देखिए कोई भी लॉन्गिट्यूड सब जा करके साउथ पोल में और सब जाकर के नॉर्थ पोल में इंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम्स जीरो इन द नॉर्थ पोल। चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों में जो है जा करके दो लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस बहुत जीरो हो जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो जो है इक्वेटर पे होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम इन इक्वेटर, तो बिल्कुल ये भी सही पॉइंट है, ये भी सही पॉइंट है। द नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ द लेटीट्यूड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यदि नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स की बात करें, लेटीट्यूड की बात करें, तो हमारे यहाँ या दिशा अक्षांश रेखाएं जो है हमारे यहाँ 181 है। और लेकिन यदि मान लो आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर जो रेखाएं हैं हमारे यहाँ 360 है, 360 है। तो जस्ट डबल है लगभग लगभग देशांतर रेखाएं। तो द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन द नंबर ऑफ लेटीट्यूड इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों पूछा है कि उत्पादन के हिसाब से कि मैग्नीज का सबसे अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहीं पर होता है, तो मैं बताऊंगा वो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे टॉप में मैग्नीज प्रोड्यूस करता है। झारखंड की बात करते हो, झारखंड कोल के लिए बहुत फेमस है। तो आपको ऑप्शन को भी देखना चाहिए। आपको जो है जनरली जो एग्जामिनर होता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जनरली एग्जामिनर होता है वो ऑप्शंस के हिसाब से उसका दिमाग वहाँ पर चलते रहता है। तो यदि मान लो आपको क्वेश्चन जब पढ़ते हैं आप, तो ऑप्शन को भी जरूर पढ़िए। उस ऑप्शन से रिलेटेड जो है आप बनाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड किसके लिए फेमस है, तो कोल के लिए। राजस्थान जो है यहाँ पर सिल्वर के लिए जो है फेमस है। और कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड के लिए ये जाना जाता है, कर्नाटक की जो है। और कर्नाटक में अच्छी खासी लोहे का लोहा आयरन का भी प्रोडक्शन होता है। इसमें जो है कुद्रेमुख की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी आदि फेमस है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादक मैग्नीज का। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभ्रक एवं मुख्य रूप से इसमें किसमें होता है। माइका, माइका के बारे में कहा जाए तो माइका जो है, एक ही बार आपने सुना होगा कि माइका का यूज़ जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में जो है इसका काम आता है। जो अपने अभ्रक का प्रयोग एक और जगह देखा होगा कि मुंह में जो है चमक लाने के लिए जो है कुछ नाटक मंडली वाले लोग, कुछ लोग साज सजने संवरने में भी जो है इसका मुंह में फेस में लगाने में उपयोग लाते हैं, जो कि ये खतरनाक हो सकता है। इसका जो है उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ही सही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंतरिम भाग में पाया जाता है, मतलब जो लोअर मोस्ट पार्ट में। यदि अब आप जहाँ पे आप खड़े हैं उसके नीचे जैसे जाते जाएंगे तो ये अलग अलग जो है लेयर पाए जाते हैं। सपोज करो कि हम देखो यहाँ पर हमारा जो अर्थ है, तो आपने देखा होगा कि अर्थ को यदि हम लोग स्लाइस की तरह यदि काट लें कुछ इस तरह से, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है इनर कोर होता है, इनर कोर। और इनर कोर के ठीक ऊपर में जो है आउटर कोर होता है, आउटर कोर। इस इनर कोर आउटर कोर के ऊपर में जो है यहाँ पर जो है मेंटल का होता है, मेंटल का होता है। और ऊपर में जो है क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट भी दो भागों में बटा हुआ है, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। उसके बाद मेंटल भी दो भागों में बटा है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है स्लाइस में लगभग लगभग हमारे पृथ्वी की जो हमारा रेडियस है वो लगभग 6731 किलोमीटर के आसपास में हमारा जो है इसका रेडियस है। तो इसके अलग अलग लेयर्स है। तो इसको हम लोग फेनी, और जिसको हम लोग फेनी, सियाल, सीमा, ऐसे ऐसे लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना आप। इसको देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अच्छे से इसको बताया गया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो है लोअर जो है इनर इनर कोर है और ये आउटर कोर है। इन दोनों के बीच वाला जो ये जो लाइन है,
क्योंकि दोनों दोनों में डिफरेंसेस होंगे। यहाँ पर ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग लेहमैन जो है डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, जो आपके अभी अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से आपको पता ये भी करना है कि ये जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर और जो है मेंटल मेंटल के बीच में, मतलब ये कौन सा मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में आपको जो है मिलता है यहाँ पर ये गुटेनबर्ग जो मिलता है। उसके बाद रैपिटी जो है ऊपर में मिलता है, और मोहो जो है और यहाँ पर मिलता है, और जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और ऊपर में जो है आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में कॉनरॉड। तो कॉनरॉड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, आपको ये पांचों को याद करना है। इन पांचों के अलावा प्रश्न नहीं आते। तो इस क्वेश्चन को यदि देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी, इसमें कौन सा जो है पृथ्वी के लास्ट वाला है, लास्ट नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन सा है, तो लेहमैन जो है लोअर जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये मिलता है। बच्चों ये प्रश्न को देखिए कि इसमें कौन से वृक्ष की जाति केवल हिमालय में नहीं, हिमालय पर पाई जाती है। याद रखिएगा कि ओक के जो ट्रीज है वो हिमालय की ट्रीज होते हैं, और यहाँ पर जो रोडोडेंड्रन जो दिखाई दे रहा है वो भी जो है हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर रोज वुड जो है, आप नाम जो सुने होंगे, आपको पता होगा कि ये रेनी फॉरेस्ट में पाया जाता है। रेनी फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर रेनफॉल और गर्म जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे केरल या वेस्टर्न घाट्स में। आपने जो है जो रेनफॉल वाले जो एरिया है रोज वुड उसके लिए बहुत फेमस है। जैसे आप देख सकते हैं ये डेफिनेटली जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। और ये रोज वुड के बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। ये लंबे लंबे ट्रीज जो है आपने सुना होगा कि रबर, सिनकोना और रोज वुड, ये सारे के सारे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं रोज वुड। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि इसमें इग्नियस सेल के बारे में इंटरनल थोड़ा सा और अंदर जाकर के पूछ लिया है आग्नेय सेल के बारे में। आग्नेय सेल का मतलब जो अंदर क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लोअर मोस्ट इन इनर मोस्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, और मैं पूरा बता दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक भी जो है इसमें मिस नहीं होगा। देखिए ध्यान से कि ये जो है आपका पूरा फिनोमिना है, या फिर आप देखिएगा इसमें सबसे जो लोअर मोस्ट जो होता है, इसका आंसर तो तुरंत मिल जाता है। सबसे लोअर मोस्ट, जैसे देखो पृथ्वी है, समझो ये पृथ्वी का जो है ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर ये ज्वालामुखी निकला हुआ है। तो ज्वालामुखी कैसे निकलता है इसके बारे में भी एक इसका अध्ययन करना होगा आपको। तो ये जो समझ लो लावा जो है आपका, जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर में है कहीं पर, वो ऊपर में आने का प्रयास कर रहा है और कुछ किसी एक जगह पहुंचा हुआ है। सपोज करो यहाँ पहुंचा हुआ है, और यहाँ बहुत बड़ा जो है मात्रा में जो है पूरा भरा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ। तो ये बैथोलिथ जो है उसका आंसर आपको मिल गया, जो लोअर मोस्ट पार्ट है। लेकिन हमको बाकी भी समझना पड़ेगा कि जो बाकी एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं। आखिर ये लोपोलिथ और लोकोलिथ भी ऑप्शन में है, ये होते क्या है। ये जो लावा है ऊपर आने का जो हमेशा लगातार प्रयास करते रहते हैं, और एक आध कोई रास्ता मिल गया तो उसमें जो जाकर जमना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये देखो कॉनकेव शेप में, मतलब जो है अवतल अवतल सेल शेप में, या कॉनकेव लेंस जो होता है, जो ऐसे हमारा बीच से जो है गड्ढा होता है, ऐसे इस तरह से जो शेप होता है, इसको हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। आप याद रखिएगा इसको अच्छे से दिमाग में। और जो कॉन्वेक्स शेप में होता है, जैसे कोई छतरी वतरी टाइप का है ऐसे ऊपर खुला हुआ, इसको हम लोग लेकोलिथ बोलते हैं। लेकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ, ये तीन समझ में आ जाएगा। जब ये जो है ये पूरा का पूरा ऊपर की ओर जैसे जा रहा है, तो इस तरह से जो है एक हाथ ऐसे सीधे हाथ की तरह जम जाता है, एक लाइन में एक लंबे प्लेट की तरह जम जाता है। इसको हम लोग सील बोलते हैं, इसको हम लोग सील बोलते हैं। और यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा स्टॉक एक ही जगह जमा हो जाए, हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं इसको। और डाइक किसको बोलते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो है बहुत सारी, जब ये बाहर निकलते हैं तो ऐसे कुछ ब्रांचेस बन जाते हैं इसके अंदर में, क्योंकि ये सारे लावा जो है धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में ही जो है ये अलग अलग ब्रांचेस बना लेते हैं, ऐसे हाथ ऐसे खुले खुले। तो आपको क्या क्या समझना है बहुत अच्छे समझिए। सबसे पहले क्या हम लोग देखा कि जो है स्टॉक स्टॉक जो है पूरा इस तरह से भरा हुआ मटेरियल, और जो नीचे भरा हुआ मटेरियल को हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। अवतल जो है कॉनकेव शेप को जो हम लोग लोपोलिथ बोलते हैं, और कॉन्वेक्स शेप को हम लोग, या उत्तल शेप को जो होता है, इसको हम लोग लैकोलिथ कहा जाता है।
सिल जो होते हैं वो सीधे सीधे विंग्स होते हैं इसके। और ये जो है आखिर कुछ कुछ जगह जो है ज्वालामुखी ऊपर निकल करके फट जाती है, और इसी को हम लोग वेल्कोने बोलते हैं। ये जो वेल्कोनो का नेक कहलाता है, गला जहाँ पर से जो है ये निकला हुआ है, और उसके बाद जो है ये लावा जो है यहाँ पर से फ्लो होता है ज़मीन पर, आप इसको जानते हैं। तो इस तरह से आपने ये शायद पढ़ा हो, तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो है ये सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन है, जो नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन यूके में कितना समय हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का भी ये प्रश्न है, तो दो प्रश्न देखो एक ही एग्जाम में एनडीए 1 में आए हुए प्रश्न है ये। तो इसको थोड़ा समझने के लिए आपको यहाँ समझना होगा कि किस तरह से, देखिए इसको, अब इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए कि पृथ्वी को कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग जीएमटी भी बोलते हैं, ये जीएमटी जो है लंदन से पास होती है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन, तो लंदन में कौन सा जो है, कोई भी जगह का टाइम निकालने के लिए वहाँ का आपको लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, देशांतर रेखा कौन सा नंबर का वहाँ पर जा रहा है, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो ये तो पता चल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट पूछ दिया है कि लंदन वाला, तो लंदन में 0 डिग्री पास होता है, आप याद रखिएगा। तो न्यू दिल्ली में जो है 12 बजा हुआ है, दो मतलब 12 पीएम कहाँ पर बजा हुआ है, दोपहर के 12 बजे को हम लोग 12 पीएम बोलते हैं। तो भारत आपको पता होगा बच्चों की ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है, ये इस साइड में। तो भारत में जो है यहाँ पर कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा, इस लॉन्गिट्यूड का जो है कौन सा लॉन्गिट्यूड भारत में जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 82 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत 82.5 है, हम लोग इसको 82 मान के चलते हैं। तो कहाँ से जाता है, वो न्यू दिल्ली से जाता है। तो देखिए 82 डिग्री और ये 0 डिग्री के बीच में कितने लाइन होंगे, तो टोटल लाइन होंगे 82 लाइन ही होंगे, तो 82 लाइन। एक लाइन को क्रॉस करने में सूर्य जो है, सूर्य देवता हमारे, इधर से मान लो सूर्य उगते हैं और इधर जाते हैं, तो एक लाइन को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लेते हैं। तो 42 जो है लाइन को क्रॉस करने में 82 मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट का समय लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 यहाँ पर 8 हो जाता है, और 8 4 जो है 32 हो जाता है, और यहाँ पर 32 328 को जो है हम लोग, ये क्या है, ये मिनट है, मतलब जो है टोटल 82 जो लॉन्गिट्यूड में हम लोग कितना मिनट हो गया, तो 82 लॉन्गिट्यूड में हम लोग को टोटल 328 मिनट्स हो गए। मतलब जो है दिल्ली और लंदन के बीच में कितने समय अंतराल है, 328 मिनट का। तो मिनट को जो हम लोग घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जो है 300 होता है, मतलब यहाँ जीरो 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 डाल देंगे तो 6 5 30 और 0 300। तो इसके बाद जो है ये 28 बज गए, इसमें जो है रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर क्या है, ये मिनट ही है। तो 5 घंटे और 28 मिनट लगभग, इसको हम लोग 5.5 मान के चलते हैं, तो 5 घंटे 30 मिनट के आसपास का डिफरेंसेस है। कहाँ पर डिफरेंस है, तो दिल्ली और लंदन के बीच में। बच्चों इतने कैलकुलेशन में सिर्फ आपको इतना समझ में आता है कि जो है लंदन और भारत के बीच में टाइम गैप जो है वो 5.5 घंटे का है। अब 5.5 घंटे मतलब समझ रहे हो, 5.5 घंटा ऊपर कि नीचे, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो टाइम डिफरेंस पता चल गया 5.5 घंटा, तो 12 में से 5.5 बज रहा होगा शाम को, या तो 5.5 घंटा जो नीचे चल रहा होगा। तो आपको इस बात को समझने के लिए जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य की जो स्थिति कैसी है। यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री है, ये लॉन्गिट्यूड कहाँ पर गुजर रहा है, लंदन से। तो अब ये जो 82 डिग्री जो है वो भारत में है। 82 डिग्री में जो है कितना बजा हुआ था, दोपहर के 12 बजे हैं प्रश्न के हिसाब से, दोपहर के 12 पीएम हुआ है। तो जब 12 पीएम यहाँ पर देखो, सूरज कहाँ जाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है ऐसे करके, तो पहले जो है भारत में चमकेगा सूर्य जो है, उसके बाद किधर की जाएगा, लंदन जाएगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा, उधर की ओर जाते जाएगा ऐसे से, क्योंकि ऐसे से घूमते रहता है सूर्य, सूर्य देवता जो है हमारे। तो यहाँ पर जो, जब भारत में जो है 12 पीएम होगा, तो यहाँ पर लंदन में होने वाला होगा, मतलब अभी उसके टाइम जो है अभी सुबह चल रहा होगा। जैसे जैसे सूरज उधर जाएगा तो वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर की हो जाते जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख करके लोग बाग लगा देते हैं कि दोनों में 5 साढ़े 5 घंटे का डिफरेंस है, तो फट से जो है इन दोनों ऑप्शन में ही किसी एक को लगा देते हैं, जो आपका पूरा गलत हो जाता है। अभी भारत में जब दोपहर के 12 बजे हैं, तो लंदन में 12 बजने वाले हैं। बजने वाले इसका मतलब ये होता है कि टाइम अभी नीचे है, मतलब धीरे धीरे बजेगा।
तो और नीचे के हिसाब से तो उसको 5.5 घंटा घटाना पड़ेगा आपको 12 PM में। तो कैसे घटाओगे आप? तो 12 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है, 12 में से 5 घंटे घटा दे तो आपका जो है 7 आ गया, 7 बज गया। अब 7 बज गया में उसमें 30 मिनट्स और घटाने हैं, तो 6:30 जो है ये एम होगा, सुबह मॉर्निंग का जो है एम होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 136A। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एनडीए में नहीं, सीडीएस में भी हर बार पूछता है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि एम पीएम को जो है किस तरह से निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के पूछ सकते हैं। यदि मैं आपके लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको जानना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना दूंगा इसके लिए, आपको 100% आपको इसके बारे में पता हो जाएगा। तो बच्चों ये तो थे एनडीए 1 के क्वेश्चन। अब हम एनडीए 2 के बारे में पढ़ेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनडीए 2 के क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगे कि एनडीए 1 के क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि 77 नंबर से स्टार्ट होता है, ये डायरेक्ट स्क्रीन शॉट है, मैं आपके सामने लाया हूँ, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। सेट ए का जो है ये क्वेश्चंस है, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, खान एवं खनिज के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब बता रहा है कि इन दोनों के कंपेरेटिवली जो कंपेयर किया गया है वो सही कौन सा इसमें नहीं है। तो बैलाडीला की बात करें तो बैलाडीला बच्चों ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और ये बहुत ही फेमस है आयरन ओर के लिए। तो ये बिल्कुल पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आयरन ओर, ये पूरा वर्ल्ड फेमस खदान है बैलाडीला का। उसके बाद जवार जो है, जो राजस्थान में जो है ये एरिया है, और जिंक के लिए बिल्कुल ये बहुत फेमस एरिया है। घाटशिला जो है, वैसे तो पूरा झारखंड जो है कोल के लिए जाना जाता है, लेकिन घाटशिला एक ऐसा माइन है जो आपके कॉपर के लिए बहुत फेमस है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की जो पहाड़ी है या कुद्रेमुख का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में पड़ता है, और ये मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ये लोह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। शिलाओं की मतलब पत्थरों की आयु के निर्धारण में, मतलब जो है रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा रहा है। तो आपको मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया था कुछ देर पहले बच्चों, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, रटा रुटाया होना चाहिए कि सबसे पहले जो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो इपॉक जो आया था लास्ट में हमारे यहाँ, जो क्वाटरनरी इपॉक्स कहलाते हैं, जिसमें होलोसिन और प्लिस्टोसिन, जहाँ हम लोग जो रह रहे हैं वो होलोसिन में रह रहे हैं, और उसके ठीक पहले जो था वो प्लिस्टोसिन था, जब हमारे यहाँ आदि मानव लोग रहते थे प्लिस्टोसिन टाइम में। लेकिन मान लो इनके पीछे जाते हैं तो सब पूरे जीव जंतुओं का निर्माण इसी टाइम में हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा जुरासिक टाइम में जो है हमारे यहाँ डायनासोर बहुत हुआ करते थे, तो उसी तरह से और पहले जाएंगे तो ये पत्थरों चट्टानों का निर्माण जो हुआ था वो सबसे सबसे स्टार्टिंग वाला टाइम था जो हेडियन था। और हेडियन जो है और आर्कियन, उसके बाद प्रोटेरोजोइक, ये तीनों के तीनों जो है किस में आते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में आते हैं। तो सबसे पुराना हमारे यहाँ हो गया है इसमें प्री कैम्ब्रियन, जो ये जो है इसका आंसर सही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करता है बच्चों। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अक्षांश को चिन्हित करने वाले गोब में पूर्व से पश्चिम, मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम मतलब ये वाला जो है ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, तो ये लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड्स होते हैं, और ये खड़े खड़े लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये जो ईस्ट टू वेस्ट को जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो पृथ्वी में जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कनेक्ट करने वाला, ये नॉर्थ पोल है बच्चों और ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ही सीधा सीधा लॉन्गिट्यूड कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल वेदर फिनोमिना जो है ऑकर्स, मतलब सारे जो है मौसमी घटनाक्रम जो है कौन से वायुमंडल के कौन से परत में होती है। तो आप जहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे, उसके ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो अलग अलग मंडलों में या अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, तो ये सारे के मंडलों को जो है इसमें पूछा गया है कि किस में जो है मौसमी घटनाएं होती हैं। तो जितना ऊपर जाओगे मौसमी घटनाएं कम होते जाएगी, तो सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में ही होती है, या पूरा का पूरा मौसमी घटनाएं बोल सकते हो क्षोभ मंडल में ही होती है। गैसेस ऊपर भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली गैसेस भी यहीं पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर बादल का बनना, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी बादल, छोटे छोटे ऐसे रुई जैसे बादलों का बनना, ये सब चीज़ किस में होता है आपका बच्चों, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर और स्टेटोस्फियर या
क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं, इसको समताप मंडल बोलते हैं। इनके बीच को क्षोभ सीमा या हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इस ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। तो ओजोन लेयर मान लो आपसे पूछ लिया कहाँ पाया जाता है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बाकी सब जो है कुछ आगे इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है। इसी क्वेश्चन में इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूपकुंड जो है लेक कहाँ पर है। रूपकुंड लेक ये उत्तराखंड में है, रूपकुंड लेक। और ये फेमस क्यों है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेक हैं हमारे भारत में, क्यों पढ़ोगे सब, जो बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल रहे हैं, विवादास्पद रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे कि क्रेटर लेक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लोनार झील को बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और ये इसलिए पूछा गया है कि रूपकुंड में बहुत पहले, आज से 60-70 में या 1960 के दशक में यहाँ पर 500 लोगों के नरकंकाल मिले थे। उनकी जो है बॉडी के हड्डी वड्डी, बोन्स, स्केल्टन्स वगैरह मिले थे। तो इतने सारे इंसानों का, मानव का हड्डियों का ढेर के लिए जो है बहुत उस समय रिसर्च चला था। उसकी डीएनए करवाया गया था कि कहाँ से कैसे हुआ। तो डीएनए में पता चला कि 88 सेंचुरी में, मतलब 1000 साल पहले उसके जो है ये कहीं ना कहीं से लोग बाग आए होंगे और उसके ऊपर जो है ग्लेशियर गिर गया और 600 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मारे गए थे। तो इसी जगह से जो है रूपकुंड से उनके हड्डियों के ढांचे मिले थे, इसलिए जो है ये पूछ लिया गया था। तो ये जनरली आपको पता नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके भी जा सकते हैं। ये रूपकुंड का जो एक मैंने फोटो निकाला था इंटरनेट से बच्चों, और ये ग्लेशियर वाला जो है एक झील है, इसमें पानी बर्फ के पिघलते हैं, तो यहाँ पर आकर के जमा होते जाते हैं। और ये छोटा सा ही एक लेक है जो आपको, आप याद कर लिए तो ज़्यादा अच्छा है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो है, हमारे भारत की जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर कॉटन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सॉइल पाई जाती है, और इसको हम लोग ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। तो ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, काली मिट्टी। लेकिन उसमें ऑप्शन में तो काली मिट्टी है ही नहीं, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट और रेगड़ मिट्टी। तो याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी या रेगड़ मिट्टी को ही हम लोग जो है काली मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल कहा जाता है। इसलिए काली मिट्टी या रेगुर सॉइल इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि तो रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज द कॉटन सॉइल। सो यहीं पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो आपके चारों की कहानी खत्म कर देते हैं हम लोग। आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक। शिवालिक जो है फुट हिल। तो शिवालिक क्या होता है समझते हैं। तो हिमालय पर्वत के बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं, तो सबके जो नीचे वाला जो सीरीज है, जैसे मान लो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं और जाएंगे हिमालय की ओर, तो सबसे पहला जो आपको लेयर दिखेगा हिमालय का, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, शिवालिक रेंज में आते हैं। तो यहाँ पर इसके शिवालिक के जो है पैरेलल पूछा हुआ है, जो उसके फुट में, पैर में, जो कौन से किस प्रकार के जो है इसमें ये चारों में क्रम क्या पाया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ कि समझ लो, जो ये हिमालय, वो उसमें लास्ट में फोटो बना हुआ है आपका। हिमालय के जो पत्थर वत्थर जो है बाद में टूट टूट करके, गिर करके जो है एक जगह जा करके बिल्कुल इसके पैरेलली जम गए हैं, जिसको हम लोग भाभर बोलते हैं। भाभर उसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में पहला आंसर ही मिल गया आपको। इसके पैरेलल क्या होता है, भाभर होता है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन आपको बहुत अच्छे से तराई और बांगर और खादड़ को भी समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो पत्थर होता है, उसके और नीचे जाओगे तो बहुत लंबा एक गंगा का मैदान आएगा। समझ लो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी मतलब ये रिवर वाला क्षेत्र है। तो ये जो मैदान है, जिस ये चट्टान के जस्ट नीचे वाला, जहाँ पर कुछ कुछ घास वास उगे रहते हैं, छोटे मोटे गिट्टे पत्थर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं तराई वाला क्षेत्र। मतलब भावर के ठीक बाद जो है तराई क्षेत्र आ रहा है। और खादड़ और बांगड़ क्या होता है, नदी को बस पकड़ लो, नदी के जस्ट पास वाली जो चीज होती है, बिल्कुल एकदम सटा हुआ जो चीज होता है, उसको खादड़ बोलते हैं। खादड़ बोलते हैं इसमें खाद ज्यादा रहता है और उपजाऊ उपजाऊ ज्यादा होता है, ये फर्टाइल बहुत होता है। तो इसलिए नदी के किनारे किनारे की जमीन आपने देखा होगा,
बहुत महंगी मिलती है। यदि 1 लाख रुपए में आपको दूर की ज़मीन मिल रही है तो नदी के पास की 2 लाख में मिलेगी ही मिलेगी, वो महंगा रहता है। तो इसलिए जो है ये खादड़ वाली ज़मीन होने के कारण, तो खादड़ बांगर मतलब दूर की जो ज़मीन है जो थोड़ी सी कम उपजाऊ है खादड़ से, और या फिर उपजाऊ इसकी जो पूरा उपजाऊपन जो है इस तरफ खादड़ की तरफ आ गया है, तो इस ज़मीन को हम लोग बांगर बोलते हैं। तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले जो है माउंटेन के बाद में जो है भाबर, तराई और बांगर, और उसके बाद खादर, सबसे लास्ट में जो है नदी के पास में खादर जमीन पाई जाती है। और ये सिर्फ गंगा जो नदी है यही बनाती है बांगर और खादर मिट्टियों का निर्माण करने वाली, क्योंकि हिमालय पर्वत के पास की ये श्रेणियां हैं, सीरीज है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्वेज कैनाल के बारे में पूछा गया है बच्चों, कि स्वेज जो है नहर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको समझना है। स्वेज कैनाल कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि आपने देखा होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इजिप्ट नाम का एक देश है, उसके ज़मीन को काट करके बनाया गया है स्वेज कैनाल। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है रेड सी जो दिखाई दे रही है, लाल सागर, और मेडिटेरेनियन सी, इसको हम लोग भूमध्य सागर भी बोलते हैं, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर के नीचे में जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप, इधर जो है एशिया है, और इसके ऊपर में जो है यूरोप आता है। तो इस मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए, ताकि व्यापारिक गतिविधियां अच्छे से चल सके, उसके लिए एक स्वेज नहर बनाया गया है यहाँ पर। तो अब ये स्वेज नहर की ये जमीन था, ये जमीन को ऐसे स्वेज नहर बना देंगे, दोनों कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो जहाजें हैं, जो यूरोप की जहाज हैं, जो पूरा अफ्रीका से घूम करके ऐसे जाते थे, अब जो है यहीं से ही डायरेक्ट जो है इस कैनाल के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। इससे खासा अच्छा खासा जो है इन लोगों को ट्रैवल का डिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैनाल माना जाता है। तो इसके बाद इसको ऑप्शन देख के समझते हैं कि सबसे पहला है कि स्वेज जो है मानव निर्मित नौचालन नहर है। स्वेज इज अ मैन मेड नेविगेशन कैनाल। तो ये बिल्कुल सही है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, कोई नेचुरल हमको नहीं मिला हुआ है। स्वेज लिंक्स जो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, अभी कुछ देर पहले बताया कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वेज कैनाल इज लेस देन दैट द पनामा कैनाल, डेफिनेटली, क्योंकि पनामा नहर जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि, हालांकि वो भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका स्वेज कैनाल है। अब बच्चों ये प्रश्न को देखिए कि इसमें पूछा गया है कि इसमें वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन जो है, इसको बोलते हैं वलित पर्वत, मतलब बोलता है फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। बच्चों तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि माउंट फूजी, आल्प्स और एंडीज एंड रॉकीज। तो दुनिया के सबसे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो फोल्ड माउंटेन में आते हैं, वलित पर्वत में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो कौन कौन से फोल्ड माउंटेन है दुनिया में, ये देख लेते हैं। एक तो है आल्प्स माउंटेन, आल्प्स जो कि यूरोप में आता है, और एंडीज यहाँ पर दिखा हुआ है, आल्प्स जो है कहाँ हो गया, ये यूरोप में हो गया। एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में हो गया। रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में हो गया। हिमालय भी जो है फोल्ड माउंटेन में आते हैं, यहाँ तक कि अरावली भी हमारे भारत का फोल्ड माउंटेन में ही आता है। माउंट फूजी जो है ये फोल्ड माउंटेन में नहीं आता, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन जो कि माउंट फूजी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है माउंट फूजी के बारे में। बहुत ही सुंदर ये पर्वत है। आप ये एक्टिव वोल्केन है, तो अब डोरमेंट हो चुका है। अब कभी मतलब इसमें बहुत पहले इसमें लावा निकलते थे बाहर, मैग्मा लावा बाहर आता था, लेकिन अब जो है बहुत लंबे समय से, मेरे ख्याल से 70 आज से 300 साल पहले से इसमें जो है लावा निकलना बंद हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जापान में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ जैसे दिखाई दे, इसका आधा हिस्सा बर्फ से ढका होता है, और जो है नीचे में जो है लोग बाग आकर के यहाँ पर बस गए हैं, लेकिन ये डोरमेंट है। इसमें कभी भी जो है ज्वालामुखी का उद्भेदन फिर से हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आया था सीजनल रिवर्सिबल विंड के बारे में, पूछा गया प्रश्न है कि सीजनल रिवर्सिबल मतलब एक बार विंड आएगा और दूसरा बार जो है साल में दो दो बार जो है आना जाना होता है। तो ये ऐसा, इस प्रकार का विंड जो है मानसूनी क्लाइमेट में ही होता है। ये ठंडे ठंडे देशों के क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता, जैसे चाइनीज क्लाइमेट है, ब्रिटिश क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है। इसमें जो है मानसून क्लाइमेट ही जो है सीजनल रिवर्सिबल जो है, या पवन का मौसमी उत्क्रमण जो है, इसका आंसर सही होगा।
भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है होने वाली वर्षा सामान्यतः कौन से फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है बच्चों। तो ये भारत है आपका, ये हमारा इंडिया, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, या जैसे कुछ देर पहले पढ़े आपने तो यहाँ पर जैसे जैसे पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सबको क्रॉस करते हुए यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक भूमध्य सागर आता है, मेडिटेरियन सी जैसे बताया था। तो मेडिटेरियन में चक्रवात, साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। ये साइक्लोन के कारण जो है हिंदू कुश माउंटेन यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसके पास में जो है, इससे जो है पूरा जो है ये चक्रवात बहुत सारी बादलों को लेकर के, घटाओं को लेकर के हमारे भारत की ओर आगे बढ़ता है, और भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर पंजाब में, दिल्ली में और हरियाणा वाले जो क्षेत्र है हमारे के भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले जो पार्ट है, वहाँ पर अच्छा खासा बारिश कराता है। तो इसी को जो है पश्चिमी वेस्ट साइड से आया हुआ एक प्रकार से बादलों का एक क्रम है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जनरली हमारे यहाँ ठंड के महीने में आता है। और आपको इसका इसका आंसर दो तीन तरीके से आप दे सकते हो, जान सकते हो। एक तो भारत की वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट में गिरता है, तो नॉर्थ वेस्ट में खाली गेहूं ज़्यादा अच्छा होता है, गेहूं और जौ की फसलें ज़्यादा होती है, या वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली वीट के लिए ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा ये। और दूसरी चीज़, ठंड के मौसम में आने के कारण, क्योंकि ठंड के मौसम की फसल ये रबी क्रॉप्ड है, गेहूं जो है रबी क्रॉप्ड है, तो रबी क्रॉप्ड के लिए जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ बहुत अच्छा क्लाइमेट माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा वीट की फसल या गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा इसका बी। बच्चों, इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको मैच करना है कि कौन सा सही मैच है, आपको दिखाना है। तो इसमें सहारनपुर जो है बारे में पूछा गया है कागज उद्योग के लिए। तो डी जी हाँ, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कागज उद्योग के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। तो ये इसका भी जो है ये सही मैच है। और चंदेरी, चंदेरी आपने साड़ी सुनी होगी, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में जो है चंदेरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो चंदेरी जगह है, वो जो किसके लिए फेमस है, वो कॉटन टेक्सटाइल या साड़ियों के लिए, सूती की साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भदोही जो है कॉर्पेट इंडस्ट्री, भदोही जो है ये भी आई थिंक सो कि ये उत्तर प्रदेश का ही एक जगह है, और वो बिल्कुल कालीन के लिए बहुत फेमस है। और रानीगंज, यहाँ पर मैं ऑप्शन देख के समझ गया था कि रानीगंज जो है वो आयरन इंडस्ट्री नहीं है, रानीगंज कोल फील्ड माइन है। यहाँ पर जो है ये भी कोयला, रानीगंज जो है कुकिंग कोल के लिए बहुत फेमस है। तो इसका ये आयरन इंडस्ट्रीज रॉन्ग जो है इसका, तो ये इसका जो है सही आंसर जो होगा रानीगंज होगा। अब एक एक लंबा चौड़ा एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आते तो आप इसको छोड़ दीजिए कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इसको आपने बहुत अच्छी स्टडी की हुई है तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। एक नदी के बारे में इसमें पूछा गया है कि यह जो है कि यह नदी जो है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से निकलती है, मतलब हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है। तो आपको पहले भारत को देखना है, कुछ कंडीशन बताए गए हैं, एक नदी के बारे में पूछा गया है। हिंदू कुश पर्वत जो है ये अफगानिस्तान में होता है, ये पहले कौन सा हो गया, अफगानिस्तान में, ये हिंदू कुश पर्वत हो गया, ठीक है। और लगभग और ये लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1100 कौन कितने किलोमीटर को याद थोड़ी करते रहोगे यार, तो ये इसको छोड़ दो यार। अब आगे देखते हैं, इनमें जो है हामुन आर्द्र भूमि, हामुन जो है ड्राई जो लैंड होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा कहाँ पर होता है ये। और इस नदी में जल के बंटवारे के लिए दो पड़ोसी देशों के बीच में जो है गंभीर विरोध चल रहा है, अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ रहा है इसका। तो इसको बताना है कि ये कौन सी नदी है। तो यहाँ पर जो है चार नदी के बारे में बताया गया है, मेकोंग रिवर, तारिम रिवर, इंडस रिवर और हेलमंड रिवर। तो मैं बताऊंगा मैं आपको क्या क्या होता है। सबसे पहला तो इंडस रिवर के बारे में देखते हैं। इंडस रिवर जो है इस ऑप्शन से हटा दोगे आप, क्यों? क्योंकि इंडस रिवर जो है यहाँ पर से निकलता है, आपका मानसरोवर झील से निकलता है और पाकिस्तान में बहता है। तो हिंदू कुश पर्वत से यहाँ पर सबसे पहला दिखा है कि हिंदू कुश पर्वत से निकलने वाला, तो नहीं, ये मानसरोवर से निकलता है और वो भी तिब्बत से निकलता है। तो पहला ऑप्शन हट गया। मेकोंग और तारिंग नदी, मेकोंग जो नदी होती है वो चाइना की नदी है, और वो जो है तिब्बत के पठार के बिल्कुल इस तरफ जो है ईस्टर्न वर्ड्स जो है जाता है, ईस्ट वर्ड्स जाता है। और यदि तारिम की बात करें तो तारिम जो है एक ऐसी रिवर है जो ये भी जो है चाइना से निकलता है, लेकिन यहाँ पर म्यांमार, लाओस, बर्मा, इस तरफ से जो है जो
पुराने वाले जो क्षेत्र है, जो ईस्टर्न, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स वाले जो कंट्रीज हैं उसकी तरफ फ्लो होता है। तो ये जो है, ये दो रिवर अलग हो गए। अब लास्ट में बोलते हैं हेलमंड रिवर। हेलमंड रिवर बिल्कुल यहाँ से निकलता है और ये करीब करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा करके एक झील बनाते हुए जो है इसकी जो है अंत हो जाता है। और इसको लेकर के दो स्टेट में जो है हमेशा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है, एक है ईरान और दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये अफगानिस्तान में बहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। थोड़ा सा इसका जो है पानी के बंटवारे को लेकर के ईरान के बीच में इसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो गया हेलमंड रिवर। बच्चों अगले वीडियो में मैं सीडीएस के जो पेपर आए थे 2023 में उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, थैंक यू।